बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का लेक्चर बेहद अहम है। वैसे तकरीबन हर लेक्चर ही अहम है, लेकिन आज का लेक्चर बेहद अहम है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपने अभी तक शायद सुनी ही ना हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मुश्किल नहीं है, सुनी तो है, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ उन बातों का कि वो कितनी अहम है। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो मैं आपको बता दूँ। आपकी बुक का पेज नंबर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, पेज नंबर 34, 35। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारा टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। और इसी के अंदर आगे आपके सामने कुछ सीरीज़ भी नज़र आ रही होंगी। पेज नंबर 35 पे लेमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, पैशन सीरीज़ है, जिसको कुछ लोग पास्चिन भी बोलते हैं, कुछ पास्किन बोलते हैं। वैसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो पैशन है। तो पैशन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है और फंड सीरीज़ है। पी फंड नहीं, फंड सीरीज़ है। तो इस लेक्चर में इन सबको हम देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी। बहरहाल तो मैं आपको बात बता रहा था कि लेक्चर बेहद अहम है आज का, बहुत ज़्यादा अहम है, आपकी सोच से ज़्यादा अहम है। मैं आसान सा एक सवाल पूछता हूँ। ये हमारी अर्थ है, हमारी ज़मीन है ना। आप इस ज़मीन पे कहीं भी चले जाएं, 4 एरियाज़ में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ज़मीन के ऊपर सरफेस पे, ज़मीन के अंदर मट्टी में, हवा में और पानी में, यही है ना। आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जापान में हैं, माउंट एवरेस्ट पे हैं, अमेरिका में हैं, समंदर में हैं, दरिया में हैं, कहीं पर भी हैं आपको इससे वास्ता पड़ेगा। इसको हम कहते हैं थिंग्स। आपको चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। ये चीज़ें जो हमारे तो नोटिस में आती हैं, इन्हीं चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। आप इनको देखते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी बुनियादी 3 स्टेट्स हैं, जिनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। अब जो है 5 स्टेट्स हो गई हैं मैटर की, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात नहीं करता, ये 3 तो हैं। तो आप पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बात को ज़रा समझिएगा। पूरी दुनिया में आप घूम जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको चीज़ें ही मिलेंगी, यानी कि मैटर ही मिलेगा, या तो सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में। इसके अलावा एक इनविजिबल सर्किल है आपकी अर्थ के इर्द गिर्द, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, इसका मेजर पोर्शन क्या है? एयर है। एयर क्या है? मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है। ठीक है। और दूसरी गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। तो बहरहाल एयर मिक्सचर है गैसेस का। तो गैसेस भी मैटर ही है, आपको नज़र नहीं आती लेकिन आपको महसूस होती है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, इसके अलावा कुछ है क्या हमारी दुनिया में? देखिए मेरे सवाल को ज़रा समझिएगा। इसके अलावा हमारी दुनिया में कुछ है? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब मैटर है ना। जब मैंने थिंग्स की बात कर दी तो थिंग्स में तो सारी चीज़ें आ गई, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हवा, पहाड़, मट्टी, पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ आ गया। अब इसके अलावा कुछ है? आप बोलेंगे नहीं सर इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन मौजूद हैं, हम उनको महसूस तो करते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में एयर है, नज़र नहीं आती लेकिन मौजूद है, हम महसूस करते हैं उसको। और लिविंग थिंग्स में इनविजिबल हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस, तो नज़र नहीं आते लेकिन मौजूद हैं, हम उनको देख सकते हैं डिवाइसेस के ज़रिए। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही बात है ना। इसके अलावा भी कुछ है आपकी इसी ज़मीन पर, जो आपकी नज़रों से ओझल है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी है। क्या है? इसकी मिसाल मैं आपको एक चीज़ से देता हूँ। मिसाल के तौर पर बम ब्लास्ट होता है किसी जगह पर,
किसी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो जिस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहाँ तो तबाही मचती ही मचती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काफ़ी फासले पे ग्लास विंडोज़, शीशे की बनी हुई खिड़कियाँ जो हैं, ग्लास विंडोज़ जो हैं वो भी ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लास्ट इस जगह पे हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कौन सी चीज़ पहुँची है जिसकी वजह से ये ग्लास विंडोज़ या शीशे की खिड़कियाँ जो हैं वो टूट गई हैं। आप कहेंगे सर ये साउंड है। साउंड, ब्लास्ट होता है ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होता है, आग लगती है और साउंड निकलता है ना, धमाका होता है। तो ये साउंड जो है वो पहुंचा है ग्लास विंडोज़ तक और उसने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये साउंड क्या है भाई हमारी ज़मीन में, तो यही चीज़ें मौजूद है ना, ये साउंड क्या है जो यहाँ तक पहुँचा, जो यहाँ तक पहुँचा। और न सिर्फ ये साउंड पहुँचा बल्कि इसने काम भी किया, इसने काम भी किया, वर्क भी किया, इसने काम भी किया, इस साउंड ने वर्क भी किया। क्या वर्क किया इस साउंड ने? तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। किसको? ग्लास विंडोज़ को, इनको तोड़ दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो ग्लास विंडोज़ हैं जो टूटी हैं, आपको मैंने पूरी ज़मीन का बता दिया, सारी चीज़ें ज़मीन पर, कुछ भी नहीं छोड़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, कुछ भी नहीं छोड़ा। यही चीज़ें हैं आपकी ज़मीन के ऊपर, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और यही चीज़ें काम करती हैं, यही चीज़ें काम करती हैं, ये बात भी आपको पता है। तो इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ ने गिलास विंडो को नहीं तोड़ा। देखें, सोचने की बात है, गिलास विंडो को इन चीज़ों में से किसी ने भी नहीं तोड़ा। ना तो कोई सॉलिड चीज़ गई गिलास विंडो की तरफ, ना तो कोई लिक्विड चीज़ गई, ना तो कोई गैस चीज़ गई, ठीक है ना, ना ही कोई लिविंग थिंग गई, ना कोई नॉन लिविंग थिंग गई। जो चीज़ पहुंची इसके पास, हमें ये पता है कि ये साउंड जो है ये पहुंचा। अब साउंड क्या है? कोई सॉलिड है? नहीं। कोई लिक्विड है? गैस है? नहीं। साउंड ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। इसको हम कहते हैं एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। तो ये साउंड जो कि एनर्जी है, इसने जाके इसको तोड़ा। अब एनर्जी की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत। मतलब जो भी चीज़ काम कर रही है उसके पास एनर्जी मौजूद है। मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ, हिल रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी मौजूद है। तो जब हम कहते हैं कि एनर्जी जो है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ध्यान से ज़रा बात को समझिएगा, काम करने की सलाहियत, तो ये काम कर कौन रहा है? ये काम या तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कर रहा है, या तो कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट कर रहा है, या तो कोई गैस जो है वो कर रहा है, वो कर रही है, गैस कर रही है। समझ में आ रही है बात? काम करने वाली यही चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, यही चीज़ें काम करने वाली हैं ना। और तो हमारी ज़मीन पर कुछ बचता ही नहीं है ना, बात को ज़रा समझिएगा, और तो कुछ बचता ही नहीं है, तो यही चीज़ें काम करने वाली हैं। मतलब इन चीज़ों के पास एनर्जी मौजूद है। लेकिन ये जो काम हुआ है, इस विंडो के शीशे का टूटना, ये जो काम हुआ है, ये ब्रेक होना, इसका टूटना, ये भी एक काम है ना। तो एनर्जी तो सॉलिड चीज़ों के पास है, लिक्विड चीज़ों के पास है, गैस चीज़ों के पास है, लिविंग थिंग्स के पास है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास है, इनके पास एनर्जी है। और इनमें से कोई भी नहीं गया इस गिलास विंडो को तोड़ने के लिए, कोई भी नहीं गया। तो इस गिलास विंडो के पास पहुंचा कौन फिर? ठीक है, कौन पहुंचा? आप कहेंगे साउंड पहुंचा। साउंड क्या है भाई? आप कहेंगे एनर्जी है। और एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी तो इनके पास होती है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, ये इस बात का सबूत है। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये काम करती हैं, तो इसका मतलब इनके पास है एनर्जी।
तो ये तो नहीं गई इसको तोड़ने के लिए, साउंड गया है, और साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड। तो एक बात तो तय है कि ये शीशा जो टूटा है एनर्जी के बगैर नहीं टूट सकता। एनर्जी तो इस शीशे के पास गई ही गई है, लेके कौन गया इसको, ज़रा बात को समझिए। पहली बात कि इस शीशे को तोड़ने के पीछे किसका काम है, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। इस साउंड एनर्जी को लेके कौन गया, ना तो कोई सॉलिड लेके गया है, ना तो कोई लिक्विड लेके गया है, ना तो कोई गैस लेके गया है। इन तीन चीज़ों के अलावा हमारी ज़मीन पर तो कोई चीज़ है ही नहीं। वो कौन सी चीज़ है इनके अलावा, जो कि चीज़ भी नहीं है, जो कि चीज़ भी नहीं है। वो इस साउंड को, इस एनर्जी को लेकर जा रही है इस गिलास विंडो के पास, इस शीशे की विंडो के पास, जो इसको तोड़ रही है। इनको हम कहते हैं वेव्स। क्या कहते हैं इनको, वेव्स कहते हैं। ये क्या होती हैं आपको पता होगा, सर ये यूं इस तरह की होती हैं कोई, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैंने बताया भी है, ये इस तरह की होती हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर। कैरियर का मतलब ले जाने वाली। तो आपको पता लगा ये बात कि इस गिलास विंडो के पास साउंड एनर्जी जो गई, जिस साउंड एनर्जी ने इस गिलास विंडो को तोड़ा, तो वो साउंड एनर्जी को कैरी किसने किया, लेके कौन गया, उस साउंड एनर्जी को कैरी करने वाला जो कैरियर था वो ये वेव था। और वेव्स क्योंकि बहुत सारी किस्मों की होती हैं, इस साउंड के नाम की मुनासबत से इस वेव का नाम हमने रख दिया साउंड वेव। क्या रख दिया, साउंड वेव। तो जो वेव साउंड को लेके जा रही हैं इस गिलास विंडो के पास, उन वेव्स का हमने नाम रख दिया साउंड वेव्स। समझ में आ गई बात आपको। याद रहे वेव्स कोई चीज़ नहीं है, इनके ऊपर अभी पूरी बात नहीं कर रहा मैं, हल्का सा सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर किया है। अगर बात मेरी मुश्किल लग रही है ना, तो वीडियो को बैक करके शुरू से मेरी बात को ज़रा समझे, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि हम अब वेव्स की दुनिया में पहुँच रहे हैं, वेव्स की दुनिया में हम बात कर रहे हैं। ये मजबूरी है, जब तक आप इस वेव्स की दुनिया को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उन सीरीज़ की बात भी करते हैं। तो आपको एनर्जी की डेफिनेशन का भी पता चल गया, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया, सॉलिड लिक्विड गैस जो हैं इनके पास एनर्जी होती है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स इनके पास भी एनर्जी होती है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई एनर्जी को कैरी करने वाला है, इनके अलावा अगर कोई एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला है, जो कि कोई चीज़ भी नहीं है, जो कि एनर्जी कैरियर है, वो क्या है, वेव है। वेव जो हैं हमारे पास बेसिकली दो किस्मों की होती हैं, और बहुत सारी किस्मों की हैं, लेकिन आपको आसान सा बता रहा हूँ। विजिबल वेव्स, जिस मिसाल के तौर पर, जिसकी मिसाल हमारे पास लाइट है, लाइट वेव्स। अच्छा ये भी समझ लीजिएगा ज़रा इस टर्म को भी, वो वेव्स जो कि लाइट को लेके जा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन वेव्स को हम लाइट वेव्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम विजिबल वेव्स भी कहते हैं। विजिबल वेव्स, विजिबल वेव्स जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं, वो कौन सी हैं, विजिबल लाइट वेव्स, विजिबल लाइट वेव्स। और इसकी मिसाल, विजिबल लाइट वेव्स की मिसाल आपके पास क्या है, सनलाइट है। मिसाल के तौर पर सनलाइट जो है वो भी विजिबल लाइट वेव है, ठीक है। आपके घर में जो सेवर जल रहे हैं, आपके मोबाइल से जो लाइट निकल रही है, एलसीडी से जो लाइट निकल रही है, ये लाइट जो निकल रही है ये भी क्या है,
ये भी विजिबल लाइट वेव्स हैं, ठीक है, जो कि आपको अपनी आंख से नज़र आ रही हैं। दूसरी वेव्स जो है हमारे पास इनविजिबल है, इनविजिबल वेव्स हैं। इनविजिबल वेव्स के अंदर बहुत सारी वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं। तीन नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, बीटा रेज, ठीक है। इनमें से अभी जो हमारा जिस इनविजिबल वेव्स से ताल्लुक़ है, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बनाने वाली हैं, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। इनविजिबल वेव्स कौन कौन सी हैं? एक तो अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट है, दूसरी हमारे पास इंफ्रारेड है। ये क्या है हमारे पास? ये इनविजिबल वेव्स हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, शीशे की जो आप एक ट्यूब ले लें, ये शीशे की एक ट्यूब है और इसमें आप हाइड्रोजन गैस जो है वो आपने भरी हुई है और आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है और एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो ये एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करेंगे इसके अंदर से। तो इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे इस हाइड्रोजन गैस को, या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस हाइड्रोजन गैस को देंगे, तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा, ये जो आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नज़र आ रही है, दो एटम्स का ग्रुप हाइड्रोजन का आपको नज़र आ रहा है, ये दो दो मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन गैस के, ये टूटते चले जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बन जाएंगे, सिंगल हाइड्रोजन एटम्स। पहले हाइड्रोजन एटम्स का दो दो का ग्रुप था जिसको मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, अब सिंगल हाइड्रोजन एटम्स जो है वो मौजूद हैं। आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी देना बंद नहीं करते, आप मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट पहले जाके क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में लेके आ रहा है और उसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इसके अंदर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो इनका है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी इनको दे रही है। याद है ना मेटल स्पून वाली मैंने मिसाल दी थी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। फिर क्या होगा, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने इस N1 शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन N2 शेल की तरफ चले जाएंगे, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन N2 शेल की तरफ चले जाएंगे, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन N3 शेल की तरफ चले जाएंगे, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन N4 शेल की तरफ चले जाएंगे, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन N5 शेल की तरफ चले जाएंगे, कुछ जो है वो N6 की तरफ चले जाएंगे, कुछ N7 की तरफ चले जाएंगे। ये सब क्या हैं, ये शेल्स के नाम हैं, उनके नंबर हैं N2, N3, N4, N5, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, पहला शेल बना रहा हूँ N1, दूसरा शेल बना रहा हूँ N2, तीसरा शेल बना रहा हूँ N3, चौथा शेल बना रहा हूँ N4, पाँचवा, छठा, सातवां, डॉट 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 डॉट, इस तरह शेल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप मुस्तकिल जो है इसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट रहा है और एटॉमिक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अब क्या, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और ये एक्साइटेड स्टेट जो है वो वैरायटी वाली है
कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पे आ गया, ये भी एक्साइटेड स्टेट में है। किसी एटम का इलेक्ट्रॉन n1 से n3 पे आ गया, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन n1 से n4 पे आ गया। मतलब ये कि कितने भी दूर चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, एक वक्त आएगा कि ये दोबारा बैक करेंगे, जंप बैक करेंगे, जंप बैक करेंगे। 7वें या 8वें शेल से ये क्या होगा, ये 7वें पे आएगा, 6ठे पे आएगा, 5वें पे आएगा, 4थे पे आएगा और 3रे पे आएगा, 2रे पे आएगा और फाइनली ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 8वें से 7वें पे आएगा, अपने अंदर से कुछ अमाउंट एनर्जी का रेडिएट करेगा, खारिज करेगा, निकालेगा, इमिट करेगा। उसी एनर्जी को हम लाइट कहेंगे, कलर्ड लाइट, जो किसी ना किसी कलर में होगी, या फिर हम उसको बोलेंगे कि ये जो है वो फोटोन है। समझ में आ गई बात। और ये एनर्जी जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, ये एनर्जी खारिज कर रहे हैं, ये लाइट की शक्ल में होगी, फोटोन की शक्ल में होगी या वेव की शक्ल में होगी। इस वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव्स में अभी आपको बता चुका हूँ 2 तरह की हैं, विजिबल वेव्स और इनविजिबल वेव्स। तो अब जो बात कर रहा हूँ उसको जाके ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी, यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन हैं और हर एटम का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक्साइटेड स्टेट डिफरेंट है। कुछ हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n2 पे हैं, कुछ हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन n4 पे आ गए हैं, कुछ के n6 पे आ गए हैं। और जब इनकी वापसी होगी तो उसके नतीजे में 2 किस्म की वेव्स जो हैं वो रिलीज़ होंगी, 2 किस्म के फोटॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, 2 किस्म की एनर्जीज़ जो हैं वो रिलीज़ होंगी, या 2 किस्म की लाइट्स जो हैं वो रिलीज़ होंगी। और वो कौन सी हैं? विजिबल वेव्स हैं और इनविजिबल वेव्स हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो विजिबल लाइट वेव्स जो यहाँ पर आपके सामने आएगा, जिस विजिबल लाइट को आप देख सकते हैं, वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन की नॉर्मल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो कि आप देख भी लें, मैंने पहले भी बनाया था। तो 4 जो है वो कलर आपको नज़र आते हैं, इस तरह के 4 लाइंस जो हैं वो आपको इस तरह की नज़र आती हैं। लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है, ठीक है। रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ये 4 लाइंस आपको नज़र आती हैं, ठीक है। ये कौन सी है? ये विजिबल लाइट वेव्स हैं। ये 4 जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये विजिबल लाइट वेव्स हैं। और ये कौन सी विजिबल लाइट वेव्स हैं? इन्हीं विजिबल लाइट वेव्स को हम फोटोन कह रहे हैं या एनर्जी कह रहे हैं। और ये किस नतीजे में पैदा हो रही हैं? ये पैदा हो रही हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं। सबसे पहले इन लाइंस को डिस्कवर जिस शख्स ने किया उसका नाम था बाल्मर। ये वो शख्स था जिसने इस सीरीज़ को, अब देखें सीरीज़ बन गई ना, ये सीरीज़ ऑफ वेव्स बन गई ना ये। तो ये इनको लाइंस भी कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है, कलर्ड लाइट्स भी कहते हैं। बहरहाल ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं या जो वेव्स हैं, ये जो सीरीज़ बनी है 4 की, इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ इसके साइंटिस्ट के नेम के ऊपर, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ किस में आ गया? विजिबल लाइट वेव्स में आ गया। ये विजिबल रीजन कहलाता है, जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रहा है। बाल्मर ने जिस ज़माने में हाइड्रोजन गैस को इस तरह से हीटअप किया और हाइड्रोजन गैस से इस तरह से उसने ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम उसने हासिल किया, ये कलर्स उसने हासिल किए, ये लाइंस उसने हासिल की, उसको बाल्मर को ये बात नहीं पता थी कि हाइड्रोजन गैस सिर्फ ये विजिबल लाइट वेव्स ही खारिज नहीं कर रही जो कि उसको नज़र आ रही हैं,
बल्कि इनविजिबल लाइट वेव्स भी उसी वक्त खारिज हो रही हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड लाइट वेव्स कहा जाता है। ये बात बाल्मर को नहीं पता थी उस ज़माने में। इसने तो जो सीरीज़ इसको नज़र आई अपनी आँख से, इसने जो है इसी के नाम पर इन सीरीज़ को बाल्मर सीरीज़ कह दिया गया, जो कि नॉर्मली हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की शक्ल में नज़र आती हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो ये विजिबल लाइट वेव्स हैं। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? अब मैं चलता हूँ ज़रा इसको मिटाऊँ, ताकि फिर अब ज़रा जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो बात हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात मैंने कर दी है। इसकी डेफिनेशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is that spectrum which consists of visible light waves ब्रैकेट में आपको लिख रहा हूँ बाल्मर सीरीज, यही है वो विजिबल लाइट वेव्स। एंड और दूसरे क्या हैं? इनविजिबल लाइट वेव्स, जिनको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा वायलेट वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स नंबर 1, और नंबर 2 पे क्या है? इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दैट स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम है विच कंसिस्ट ऑफ विजिबल लाइट वेव्स, जिनको बाल्मर सीरीज भी हम कहते हैं, एंड इनविजिबल लाइट वेव्स, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट वेव्स कहते हैं और इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। विजिबल लाइट वेव्स जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, उसको बताया किसने? बाल्मर ने बताया। इसीलिए उस सीरीज़ को हमने क्या नाम दिया? बाल्मर सीरीज़ का नाम दिया। अब यकीनन आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सर ये जो बाल्मर सीरीज़ है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम बन रहा है हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन के कलर्स हमें अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं, ये कब बन रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये पहला शेल आ गया N1, ये दूसरा शेल आ गया N2, ये तीसरा शेल आ गया N3, ये चौथा शेल आ गया N4, पांचवा शेल आ गया N5, छठा शेल आ गया N6, सातवां शेल आ गया N7। तो आप मुझसे यकीनन ये कहेंगे कि सर हम जानते हैं ये बात कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चाहे विजिबल लाइट वेव्स वाला हो, जो कि हमें भी अपनी आँख से नज़र आ जाता है, या इनविजिबल लाइट वेव्स वाला हो, जो कि हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आता, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं या इंफ्रारेड वेव्स हैं, तो ये कौन से शेल से कौन से शेल पर रहे हैं, ये तो बताइए। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें जो विजिबल लाइट वेव्स हैं, ये कहाँ आती हैं? N2 के ऊपर। ये देखें, पहला जो सर्किल नज़र आ रहा है, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो शेल नहीं है। ये रहा पहला शेल, जिसको मैंने N1 कहा है, ये रहा पहला शेल, ये रहा दूसरा शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो N7 पर हो या N6 पर हो, N5 पर हो, N4 पर हो, N3 तक उसको पहुंचना है। ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, अब यहाँ पर इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हाइड्रोजन जो है, ये सारी की सारी वेव्स जो हैं वो N2 तक। तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ रहा है अब, ठीक है, N7 से 6 पर आ रहा है, फिर 5 पर आ रहा है, फिर 4 पर आ रहा है,
फिर 3 पर आ रहा है, फिर ये 2 तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, हर जंप पर ये क्या करेगा, ये वेव्स खारिज करेगा, ये वेव्स खारिज करेगा। समझ में आ गई बात। और ज़रूरी नहीं है कि n7 तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो 8वें शेल से वापस आ रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो 9वें शेल से वापस आ रहा हो, 10वें शेल से वापस आ रहा हो, लेकिन वो वापसी जो होगी उसकी इसके ऊपर होगी, सेकंड शेल के ऊपर। तो बाल्मर सीरीज़ जो है इसमें क्या है, विजिबल लाइट्स हैं, विजिबल कलर्स कह दूं तो ज़्यादा और आसानी हो जाएगी आपको, विजिबल कलर्स पे मुश्तमिल है ये बाल्मर सीरीज़, ठीक है। और क्योंकि ये 4 कलर हैं या 5 कलर हैं तो मतलब ये डिफरेंट जो हैं वो वेव्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ये वेव्स हैं, तो यकीनन इन वेव्स की वेवलेंथ भी होगी, और इनकी वेवलेंथ जो है वो कहाँ तक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। वेवलेंथ के लिए ये लैम्डा का सिंबल मैंने बना दिया है, तो इनकी वेवलेंथ की रेंज जो होगी, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, वेवलेंथ की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक आपका विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम आता है, या विजिबल कलर आता है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विजिबल पोर्शन जो है उसमें जो वेव्स हैं वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ वाली होती हैं, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर की थी, बाल्मर ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इनको बाल्मर सीरीज़ जो है वो कहा जाता है, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल कोई सा भी हो, लेकिन आखिरी हद जो उसकी होगी, ये बात याद रखिएगा, इन्फिनिटी का सिंबल बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, इन्फिनिटी मतलब कितना भी भले दूर हो, कितना भी भले दूर हो इलेक्ट्रॉन, भले कितनी ही दूरी वाले शेल पर हो वो, उसकी वापसी जो होगी वो होगी 2n = 2, दूसरे शेल पे होगी, ये बात तय है। तो ये जो सारी सीरीज़ हैं जो विजिबल में आती हैं, ये सब की कौन सी है, ये हमारे पास बाल्मर सीरीज़ है। अब उसकी तरफ चलते हैं। ये तो वो थी जो आँख से नज़र आ रही थी। साइंटिस्ट जो हैं, जिन्होंने काम किया मज़ीद, और उन्होंने ये बात सोची कि ये हाइड्रोजन जो है क्या सिर्फ इसका यही विजिबल स्पेक्ट्रम ही बन रहा है, क्या हाइड्रोजन गैस से सिर्फ हमें ये विजिबल लाइट्स ही मिल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनविजिबल लाइट्स भी छुपी हुई हों इसके अंदर। तो इस पर वर्कआउट किया गया, काम किया गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट था जिसका पहले नंबर पर नाम है, जिसको लेमन कहा जाता है, LAYMAN, लेमन। इसने भी एक सीरीज़ जो है यहाँ पर डिस्कवर की, ये लेमन सीरीज़ कहलाती है, ठीक है। इस लेमन सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो है कहाँ से कहाँ तक आएंगी, ऊपर वाला पोर्शन कोई सा भी हो, ये बात याद रखिएगा, शेल जो है वो कितनी दूरी वाला हो, भले 8वां शेल हो, 9वां शेल हो, 10वां शेल हो, लेमन सीरीज़ के अंदर जो लेमन सीरीज़ है ये आके रुकेगी किसके ऊपर, ये आके रुकेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फाइनली वो यहाँ पे आके रुक जाएगा n3 के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि लेमन सीरीज़ में जो लाइट वेव्स हैं जो कि इनविजिबल हैं, वो कब पैदा हो रही हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट शेल से वापस आ रहा है, और कहाँ पे आके रुक रहा है, n3 के ऊपर, इनफाइनाइट टू n = 3, थर्ड शेल पे आके रुकेगा, और इनफाइनाइट शेल से वापस आते आते थर्ड शेल तक पहुँचते पहुँचते वो अपने अंदर से वेव्स जो है वो रिलीज़ करेगा। ये सारी की सारी वेव्स जो हैं वो क्या होंगी, ये इनविजिबल होंगी, और इनको क्या नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं सबको अल्ट्रा वायलेट वेव्स, इनको अल्ट्रा वायलेट वेव्स कहते हैं। और ये इनविजिबल हैं, उसकी वजह क्या है, ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। उसकी वजह ये है कि इन वेव्स की, जो कि हमें शेल नंबर 3 तक मिल रही हैं, जिनको लेमन सीरीज़ हम कह रहे हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ याद रहे 4000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर जा रही है 7000 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे अगर आप आएँ
3,500 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ वाली वेव्स या 3,000 या 2,000, तो ये हम कहेंगे लेस 4,000 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी रेंज है लेमन सीरीज़ की। पहले नंबर पर लेमन है, आपकी बुक के अंदर भी ये लेमन सीरीज़ है। दूसरे नंबर पे बाल्मर को जो है वो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैंने पहले बाल्मर सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ ये विजिबल वेव्स की बात हो रही है, विजिबल कलर्स की बात हो रही है। लेमन सीरीज़ जो है ये अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं और इनकी वेवलेंथ जो है वो 4,000 एंगस्ट्रॉम से कम है और ये इनविजिबल लाइट वेव्स में शामिल होती हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें बन रहा है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा विजिबल लाइट वेव्स का हो गया, दूसरा हिस्सा इनविजिबल लाइट वेव्स जो कि लेमन सीरीज़ लेमन ने डिस्कवर की थी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पैशन सीरीज़, जिसको हम पास्चिन सीरीज़ भी कहते हैं, ये तीसरे नंबर पर है। कुछ लोग इसको पास्चिन सीरीज़ कहते हैं, पास्चिन सीरीज़। एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? पैशन सीरीज़। सॉरी, एक मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। बाल्मर तो यहाँ पर ये है, सॉरी, लेमन सीरीज़ जो है वो 3 पे आके ख़त्म नहीं होगी भाई, लेमन सीरीज़ 1 पर आके ख़त्म होगी। n = 1। सॉरी, फ़ैन ऑफ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं भी थक गया हूँ थोड़ा। तो ये पास्चिन सीरीज़ जो है, अब इसकी हद क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, कौन से शेल से आ रहा है। वो शेल जो भले इनफाइनाइट लेवल पे बैठा हुआ हो, भले उसका नंबर ऊपर कितना ही हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां शेल हो, वापसी जो होगी उसकी इनफाइनाइट शेल से लेके n = 3rd शेल पे होगी। n = 3rd शेल पे होगी। ये मैं बना रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और ये 3rd शेल पे आके ये रुक गया। और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पहुँचने में जितनी उसने वेव्स जो हैं वो खारिज की हैं, जितनी वेव्स उसने इमिट की हैं, ठीक है, वो सब की सब किस रीजन में आ रही हैं? इनविजिबल रीजन में आ रही हैं। आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रही। किसने डिस्कवर की थी? पैशन ने की थी, ठीक है। और इनकी रेंज जो है, इनकी रेंज कहलाती है, इसको हम कहते हैं कि ये कहाँ पर हैं? ये इंफ्रारेड में तो आती हैं। इंफ्रारेड की अब 3 कैटेगरी, 3 हिस्से हैं असल में। तो इंफ्रारेड का ये याद रखिएगा, इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड वेव्स जो हैं जो कि इनविजिबल हैं, ये 3 टाइप्स की हैं। 3 टाइप्स की हैं। एक कहलाती है नियर इंफ्रारेड, दूसरी टाइप की इंफ्रारेड वेव्स कहलाती हैं मिड इंफ्रारेड, और तीसरी टाइप की जो है वो वेव्स हमारे पास कहलाती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं ये वाली फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड, FAR, फार इंफ्रारेड। तो ये जो पास्चिन सीरीज़ है जिसमें हमें इंफ्रारेड रीजन तो मिल रहा है, इनविजिबल रीजन तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा रीजन है इंफ्रारेड में? ये नियर इंफ्रारेड है, नियर इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है। और इसकी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इसकी इन सब की, बल्कि इंफ्रारेड जो है सब की, नियर इंफ्रारेड वाली वेव्स हों या मिड इंफ्रारेड वाली वेव्स हों या फार इंफ्रारेड वाली वेव्स हों, ये सब की सब वेव्स जो हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो अबव 7,000 एंगस्ट्रॉम है, अबव 7,000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये पैशन सीरीज़ की भी जो है वो नियर इंफ्रारेड है, तो इनमें जो वेव्स आ रही होंगी वो भी 7,000 से ज़्यादा उनकी वेवलेंथ होगी। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो कौन सी सीरीज़ आ जाती है? ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट शेल से किस पे पहुंच रहा है? इनफाइनाइट टू n = 4, चौथे शेल पे आ रहा है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया। n = 4, ये देख लें, चौथे शेल पे आके रुक रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो वेव्स वो खारिज कर रहा है, ठीक है, वो कौन सी कर रहा है? वो किस रीजन में आती हैं? वो नियर इंफ्रारेड रीजन की
वेव्स हैं जो कि 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा की वेवलेंथ वाली हैं। और आखिरी और पांचवी सीरीज़ जो है हमारे पास, इसको पी फंड कहते हैं, असल में पी फंड नहीं है, इसको फंड सीरीज़ कहा जाता है, फंड सीरीज़। इसमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल से आके कौन से शेल पे रुक रहा है, पांचवें शेल पे। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये पांचवें शेल तक पहुँच रहा है, इनफाइनाइट शेल से पांचवें शेल तक पहुँच रहा है। तो वापस आते आते जो डी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, अपने अंदर से लाइट वेव्स जो कि इनविजिबल हैं उनको रिलीज़ कर रहा है। और वो किस रेंज में आ रही हैं, वो जो है पी फंड सीरीज़ में हमारे पास ये किस में आ रही हैं, फार इंफ्रारेड रीजन में। फार इंफ्रारेड रीजन ये पी फंड वाला है, पी फंड वाला है। और ये मिड इंफ्रारेड रीजन जो है ये ब्रैकेट सीरीज़ का है, 2n=4 वाला। ये कौन सा है, ब्रैकेट सीरीज़ वाला, ठीक है भाई। और नियर इंफ्रारेड वाला कौन सा है, ये पैशन सीरीज़ वाला है। तो 3, 4 और 5 तक, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये वीडियो बेहद अहम है, ठीक है। इस पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोबारा से वीडियो को देखें, अगर समझ में नहीं आई तीसरी दफ़ा देखें, लेक्चर को लाजमी नोट करें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स जो है ना इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।